अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोर्स कोड 8610 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग का यूनिट नंबर 3 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आज का कोर्स पढ़ने के बाद, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंटेलिजेंस के बारे में जान सकें, डिफरेंट इंटेलिजेंस थ्योरीज, कंट्रोवर्सीज, इश्यूज और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। फिर वो एक्टिविटीज़ आपको मालूम हो जाएंगी जिन एक्टिविटीज़ को करवा कर आप बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि जी इंटेलेक्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इंटेलेक्ट होता है ह्यूमन माइंड की एबिलिटी कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रू फॉल्स के दरमियान कंक्लूजन लेकर आए और अपने करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच सके। वो एबिलिटी को हम इंटेलेक्ट कहते हैं। कग्निशन जो है वो प्रोसेस ऑफ थॉट और नोइंग है, जबकि इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स को मिलकर बनती है। इसी से लिंक करते हैं हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को, जो कि ये है कि इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज: द कैपेसिटी फॉर लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज, रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब चीज़ें मिलकर इंसान की इंटेलिजेंस बनाती हैं। 3 तरह की थ्योरीज हैं: ट्रायआर्किक थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज को हम एलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने प्रपोज की थी और उनके मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है: एनालिटिकल कंपोनेंट, क्रिएटिव कंपोनेंट और प्रैक्टिकल कंपोनेंट। एनालिटिकल जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली प्रियर नॉलेज पर बेस करता है और प्रियर नॉलेज डील करता है अपनी करंट प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब इंसान अपने करंट प्रॉब्लम को प्रियर नॉलेज इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करता है। और सेकंड में क्रिएटिव जो कंपोनेंट है वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट आइडियाज़ टू फॉर्म समथिंग नोवेल बाय थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। इसमें बच्चा आउटसाइड बॉक्स से बाहर निकल कर डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचता है, डिफरेंट डायरेक्शन में सोचता है और अपने प्रियर नॉलेज के साथ समथिंग नोवेल, एक नई चीज़ क्रिएट करता है, एक नया आइडिया क्रिएट करता है, एक नए तरीके से टास्क कंप्लीट करता है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है ये रिलेटेड है अडेप्टिंग एनवायरनमेंट से। इसके मुताबिक आप अपना प्रेयर नॉलेज को और अपने स्किल्स को अप्लाई करते हुए नए एनवायरनमेंट में कैसे मूव करते हैं। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये है कि ये होवर्ड गार्डनर ने प्रपोज की थी। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस जो है उसकी एक नहीं 8 टाइप्स हैं। गार्डनर जो है उनके मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सोनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सोनल और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इंटेलिजेंस, उसके करेक्टरिस्टिक और रिलेटेड एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो राइट साइड कॉलम में इंटेलिजेंस के बिल्कुल सामने जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, ये एक्टिविटीज़ हम 2 तरह से यूज़ करते हैं। एक तो ये इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम इस इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। दूसरा, इन एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम इन इंटेलिजेंस में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ न्यूमेरिकल पैटर्न्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और रीजनिंग और लॉजिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनके ज़रिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो हैं जी एक्सपेरिमेंटिंग, कैलकुलेटिंग, सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स एक्सेट्रा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ये है कि इट इज़ एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज़ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ग्रामेटिकल रूल्स का इस्तेमाल, कंप्रहेंशन का इस्तेमाल और ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हुए अपनी बात को मौसर अंदाज में पेश करना। इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग वर्ड गेम्स, लिसनिंग एंड टेलिंग स्टोरीज, ये सब इंक्लूड हैं। फिर आ जाती है स्पेक्टियल इंटेलिजेंस।
इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स को एनालाइज करना, रिकॉग्नाइज करना और उनको ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करना। जैसे जिक्सा पजल्स हैं, ड्राइंग है, सॉल्विंग डिफरेंट पजल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स और डिज़ाइनिंग, नेविगेटिंग, ये सारी जो हैं इन चीज़ों को स्पेटियल इंटेलिजेंस को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होती है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में ये एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड यूज़ कंपोनेंट्स ऑफ म्यूज़िक, डिफरेंट कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए न्यू टोन्स बनाना, न्यू टोन्स जनरेट करना और उससे रिलेटेड म्यूज़िक जो है उसको उसकी टोन्स को नए अंदाज से पेश करना। बॉडीली और किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में ये वो एबिलिटी है जो कोऑर्डिनेट करती है फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स को इन प्रोडक्टिव वे। डांसिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा। ये जो बॉडीली इंटेलिजेंस या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनमें ये चीज़ बहुत इन्हांस्ड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उनकी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत वेल डेवलप्ड और बहुत शार्प होती है। आपने देखा होगा कि विद इन अ सेकंड, एक सेकंड से भी कम अरसे में, लेस देन 1 सेकंड, उनको टारगेट को देखते ही बिल्कुल सही एंगल पर शूट करना होता है। शार्प शूटिंग में जो बच्चे बहुत शार्प शूटर्स होते हैं वो एक्चुअली उनकी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होती है। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दोनों जो इंटेलिजेंस है ये रिलेटेड हैं लीडरशिप के साथ ये रिलेट करती हैं। इट इज़ एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन प्रोडक्टिव वे, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना और अपना काम बेहतरीन अंदाज से पेश करना। सोशल उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सोशलाइजिंग, ये सब। और इंट्रापर्सोनल में ये वो एबिलिटी है टू अप्रिशिएट वंस ओन सेल्फ, टू गाइड वंस ओन लाइफ, कि मैं अपने आप को एक नई सिचुएशन में ढाल दूंगी और मैं अपने आप को अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव पॉजिटिव वे में लेकर चलूँगी। गोल सेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग फॉर माई सेल्फ, ड्रीमिंग, मेडिटेशन वगैरह। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में ये मदर नेचर के साथ रिलेटेड है। इसमें अवेलेबल रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। तो इस इंटेलिजेंस में ये चीज़ काउंट करती है कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बग़ैर ज़ाया किए हुए इन्हेंस करना और इस्तेमाल करना। इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये इन 5 पॉइंट्स पर बेस करती है। ये एक्चुअली टीम वर्क और लीडरशिप पर बेस करती है। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि थिंक योरसेल्फ, अपने आप को दूसरों के जगह पर रख कर सोचना, दूसरों के इमोशंस का ख्याल करते हुए सोचना, जो कि टीम वर्क में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने कोवर्कर्स के साथ अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ उनके मुताबिक नहीं सोचेंगे, अपने आप को उनकी जगह पर रख कर नहीं सोचेंगे, तब तक आप उनकी प्रॉब्लम्स को जान नहीं सकेंगे। जब आप प्रॉब्लम्स को जानेंगे, उन फैक्टर्स को जानेंगे जो आपकी प्रोग्रेस में असरअंदाज हो रहे हैं, तब आप बेहतरीन तरीके से उनको सॉल्व कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सेल्फ रेगुलेशन जो है, इट इज़ ये वो एबिलिटी है जिसमें लीडर्स अपने आप को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। दूसरों के साथ उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो रैश कमेंट्स नहीं करते, इमोशनल ड्रामा क्रिएट नहीं करते, इमोशनल डिसीजंस नहीं क्रिएट करते, स्टीरियोटाइप पीपल होते हैं और दूसरे लोगों के साथ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहते हैं। क्योंकि उनके पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के, और वो अपनी ज़हानत से हर तरह से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये सेल्फ रेगुलेशन एक्चुअली अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ इन एवरी सिचुएशन। मोटिवेशन, जब टीम वर्क से आप रिलेटेड हैं और जब आप टीम में काम कर रहे हैं या आप लीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने को वर्कर्स को, अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट भी करना होता है ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। एम्पैथी, एम्पैथी में ये है कि जी वो लीडर्स जो एम्पैथी जिनमें होती हैं वो अपने
आपको दूसरों की जगह सिचुएशन में रख के सोचते हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक तो फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं और दूसरा ये कि जब आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखते हैं ना, तो आप इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं और आप नए आइडियाज़ भी लेकर आते हैं, नए आइडियाज़ भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अगर मैं होता तो मैं इस तरह करता, और आप उन आइडियाज़ के मुताबिक काम भी करते हैं। सोशल स्किल्स जो है वो गुड कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और प्रेज में आ जाते हैं कि अगर आपके टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज करें, आप अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें, हार्श लैंग्वेज यूज़ ना करें और दूसरे जो काम कर रहे हैं उनको प्रेज करें। और अगर वो काम आपके एक्सपेक्टेशंस से मुताबिकत नहीं रखता तो उनको अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गाइड करें और फीडबैक दें। दो तरह के इश्यूज़ हैं। वो इशू जो है बेस करता है इंटेलिजेंस के व्यू पर। दो व्यूज़ हैं। एक पुराना व्यू जो है, जो साइकोलॉजिस्ट समझते थे, वो ये है एंटिटी व्यू। एंटिटी व्यू फिक्स व्यू है। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस जो है, जो कुदरती तौर पर बाय नेचर इंसान के अंदर कुदरत ने डाल दी है, उससे ज़्यादा वो चेंज नहीं हो सकती। कि उनका ये कहना है कि ज़हानत फ़िक्स है, आप उसमें चेंज नहीं ला सकते। हर बंदा मुख्तलिफ ज़हानत के साथ पैदा होता है, आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जबकि जो न्यू कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंटल व्यू, वो एजुकेशनिस्ट का और टीचर्स का व्यू है। और इंक्रीमेंटल व्यू के मुताबिक आप ज़हानत में इजाफ़ा कर सकते हैं, आप ज़हानत को बढ़ा सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। किस तरीके से? नर्चर करके, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देके, अपना एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाकर कि बच्चों में इंटेलिजेंस जो है वो बढ़े। अच्छा, वो जो नर्चर आप करेंगे, नर्चर करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करेंगे? ये वाली एक्टिविटीज़। अगर आपने किसी की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो आप ये एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग वर्ड्स वगैरह। अगर आपने किसी की लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करना है तो आप एक्सपेरिमेंटिंग, कैलकुलेटिंग एक्टिविटीज़ उसको उसकी तरफ लेकर जाएंगे। अगर आपने किसी कैनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने इंक्लूड करनी है किसी की बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको उसको साइकिलिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज और रिलेटेड रनिंग वगैरह की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंटल व्यू पर आजकल की थेरीज बेस करती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इंटेलिजेंस को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट आता है, विकेसलर टेस्ट आता है और एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट आते हैं। जबकि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में लॉर्ड्स थॉरनडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट आता है और ओटिस लैनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट या ऑल सेट टेस्ट भी इसको कहते हैं। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट है। बस ये 30 आइटम्स पे बेस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैनफोर्ड बाइनेट, इसको बाइनेट टेस्ट कहा जाता था एल्फ्रेड बाइनेट के नाम पर। फिर उसके बाद उस दौरान 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू टेस्ट, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बेस करता है मेंटल एज पर, जो हम कैलकुलेट करते हैं ये 30 आइटम्स या इस तरह के आइटम्स के थ्रू, और क्रोनोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल एज पर, वो MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100 करके तो हम उसका IQ लेवल मेजर कर लेते हैं। फिर बाइनेट टेस्ट जो है 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको मज़ीद स्टैब्लिश किया गया। अल्फ्रेड बाइनेट के मेथडोलॉजी को लेकर ही आगे चले, इसको मज़ीद पॉलिश किया गया, इसको इन्हांस किया गया, तो इसका नाम स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट रखा। फिर ये स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट जो है ये इस तरह की इंटेलिजेंस को मेजर करता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, नॉलेज उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेटियल प्रोसेसिंग और वर्किंग मेमोरी, इन चीज़ों को ये टेस्ट करता है। इसकी रेंज 2 साल से एडल्ट तक होती है। इसका एक स्पेशल वर्जन भी है जो 2 साल से लेकर 7.5 साल के बच्चों के लिए होता है और उसका नाम है स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल फॉर अर्ली चाइल्डहुड। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट इंक्लूड होते हैं, मतलब जिसमें
वर्ड्स होंगे और वर्ड्स के बगैर जिसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना होगा। कैसलर इंटेलिजेंस स्केल जो है वो यूजुअली चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल होता है 6 साल से 16 साल के बच्चों के लिए, और ये इसमें जो हम टेस्ट लेते हैं वो है वर्बल रीजनिंग। इसमें अंडरस्टैंडिंग और कंप्रिहेंशन चेक करते हैं। ये आपने अपने स्कूल में भी काफ़ी इस पर प्रैक्टिस की होगी। इस तरह की एक्सरसाइज हमें स्कूल में करवाई जाती है। उसमें एक पैराग्राफ होता है, कंप्रिहेंशन का पैराग्राफ, और नीचे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर्स पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने होते हैं। एवेल्युएशन इस बेस पर होती है कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है या उसने उसको पढ़कर अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद लिखा। जो वो अंडरस्टैंड करने के बाद लिखेगा तो ऑफ कोर्स वो अपने वर्ड्स में लिखेगा। उससे वर्बल रीजनिंग चेक हो जाती है। परसेप्चुअल रीजनिंग जो है इसमें आपकी परसेप्शन को देखा जाता है और इसमें वर्ड्स नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ये आपको मैंने एरो किया हुआ है इस डायग्राम में। इसमें एक स्केल पर ऑब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स इसके इक्वल होंगे, इन दोनों का वेटेज इक्वल है, तो एक स्टार का वेटेज किसके बराबर होगा, वो आपने इसमें से ढूंढना है। आगे है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी मेजर करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, मेमोरी के डिफरेंट फंक्शंस को मेजर करते हैं हम टेस्ट के थ्रू। और प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट में हम इस तरह के टेस्ट इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि कोई भी इंसान कितना क्विकली चीज़ को प्रोसेस करके आंसर कर सकता है। जैसे ये फर्स्ट में 2, 3, 1 और 4 दिया हुआ है कि अगर ये चारों जो हैं ये किस तरीके से ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या पावर आ रही है, तो इनका आंसर 37 आता है, तो इनका आंसर 54 आता है, इसका इस ग्रिड का आंसर 50 आता है। तो हम देखेंगे कि लास्ट वाले ग्रिड का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये बच्चे के रुझान को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं, यूजुअली बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट ये इस्तेमाल होता है। और इसकी रेंज जो है वो 1 मंथ के बच्चे से लेकर 3.5 ईयर्स के बच्चे तक का टेस्ट हम ले सकते हैं और उसका एप्टीट्यूड हम चेक कर सकते हैं। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट हम तब लेते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो। 2 तरह के टेस्ट हैं, लॉर्ड्स थॉरनडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट और ओटिस लर्निंग स्कूल एबिलिटी टेस्ट। इसमें अगर तो हमारे पास सोर्सेज कम है तब हम ये टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो ग्रुप की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होगी, तो हो सकता है कि हम मेजरमेंट सही ना कर सकें। दूसरी बात ये है कि ये बच्चों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। इसके लिए डिफरेंट थेरीज हैं। इन्फेंट्स हम कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, डे 1 से लेकर 2 साल की उम्र के बच्चे को। उसके बाद 2 साल के बाद से लेकर 5 या 7 साल का बच्चा जो है वो चाइल्डहुड में आ जाता है। तो दोनों स्टेजेस का डेवलपमेंट डिफरेंट है। अब 3 थेरीज हैं इससे रिलेटेड, प्याजे की थेरी, वेगोत्सी और तीसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। प्याजे की जो थेरी है कग्निटिव डेवलपमेंट की, ये जेन प्याजे ने प्रपोज की थी। वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उनके ये जो 4 स्टेजेस बताई हुई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, इनके मुताबिक एक स्टेज की जो स्कीम है, यानी कि एक स्टेज में जो बच्चा है उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उसका अपना इन्वायरमेंट को देखने का परसेप्शन का तरीका जो है वो अगली स्टेज में चेंज हो जाएगा। तो उसकी सोच, उसका एनवायरनमेंट के साथ बिहेवियर और उसका एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी स्कीम है। तो हर स्टेज की स्कीम डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में इसका दौरानिया होता है बर्थ से 2 साल, और इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें इन्फेंट अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानता है। आपने देखा होगा बच्चे जब क्रॉल करना शुरू करते हैं तो ज़मीन पे पड़ी हुई छोटी चीज़ को उठाकर वो फ़ौरन मुँह में डाल लेते हैं। कभी स्विच में उँगलियाँ दे देते हैं, कभी जो उनको कीड़ा-मकोड़ा भी नज़र आता है ना तो उसको उठाकर फ़ौरन मुँह में डालना शुरू करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं। वो अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए। उसके बाद उनको ये
अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उनके इर्द-गिर्द से जो चीज़ें उनके इर्द-गिर्द हैं, उससे भी अलावा भी कुछ मौजूद है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से पटाखे फूटना शुरू हो जाए, तो 2 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं, वो अचानक डर जाते हैं, वो चीखना शुरू हो जाते हैं। उनको फ़ील होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अलावा भी कोई चीज़ है, जिसकी हमने अभी आवाज़ सुनी है। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसके अलावा भी कुछ है जिससे उनको डर और खौफ महसूस हुआ है। फर्स्ट टाइम अगर जो उनका रिएक्शन है उसके बाद हो सकता है वो यूज़्ड टू हो जाएँ और वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इस तरह की आवाज़ें जब लोग खुश होते हैं, शादियाँ होती हैं या अ, जो फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर वाली जो फर्स्ट नाइट है उस वो आती है तब इस तरह के पटाखे चलते हैं। परसेप्शनल प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसका दौरानिया है 2 से 7 साल का और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें बच्चे सिंबॉलिकली देखना शुरू हो जाते हैं। वो अपने अल्फाज़ के इज़हार के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी ये बात को सही बता नहीं पाते तो वो अ, सिंबल्स के ज़रिए इज़हार कर देते हैं। वो तब तक आपके पीछे पड़े रहते हैं जब तक वो अपनी बात को समझा ना पाएँ और आप उनकी बातों को अंडरस्टैंड ना कर लें। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि इस ऐज के बच्चे 2 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उनको इस बात का आइडिया होगा। हर चीज़ को डिफरेंट वे से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कप है तो उनको पता होगा कप में मैंने पानी भी पिया और इसको मैं सर पे रख भी सकता हूँ एज़ अ हैट। 7 से 11 साल के बच्चे जो हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। ये वो स्टेज है जब बच्चे प्राइमरी लेवल से एलिमेंट्री क्लासेस में मूव करते हैं। इस उम्र के बच्चे जो हैं वो उनको इस बात का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि जो हमारे माहौल है उसमें अ, एक से मतलब उनको अपने सही और गलत का अभी इतना अंदाज़ा नहीं होता। इस एज के बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एक प्रॉब्लम को हम मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं, डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जो राइट है वो राइट क्यों है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है। इस उम्र के बच्चे बहस बहुत करते हैं। वो आप कोई भी बात कह लेंगे वो उसके बारे में सवालात कर कर के आपको परेशान कर सकते हैं। इस स्टेज के बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बच्चे एज 12 से जो ऊपर के बच्चे हैं, उनमें जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 2 तरह के फैक्टर्स बहुत होते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीज़निंग और दूसरा है प्रोपोज़िशनल थॉट। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीज़निंग और प्रोपोज़िशनल थॉट है। इस उम्र के बच्चे जो हैं उनमें चीज़ बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है कि उन्होंने एक सिचुएशन के कई सारे हाइपोथेसिस बना लेने हैं, उसके कई सारे मफ़रूज़े बना लेने हैं। उनकी क्वेश्चनिंग जो है वो अगर हम ऐसे करें तो कैसे होगा और वो करके देखते हैं। मतलब आप उनको अपने डिसीजंस पर नहीं चला सकते, उनकी अपनी प्लानिंग होगी, अपने डिसीजंस होंगे, वो अपनी बात पर ही अमल करेंगे। तो इस उम्र के बच्चों को यूजुअली इस चीज़ का बहुत ख़्याल होता है कि अगर मैंने अपने मौजूद ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन इस्तेमाल किया तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके उसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। दूसरी पॉइंट जो है वो है प्रोपोज़िशनल थॉट इसमें ये है कि अगर पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है तो क्यू भी पी को इम्प्लाई करेगा। ये रीज़निंग की तरफ चले जाते हैं और इस एज के बच्चों में हम प्रोपोज़िशनल थॉट को एनहांस करने के लिए हम उनमें अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। वाइगॉट्सी की सोशल कल्चरल थ्योरी जो है वो इस बात पर बेस करती है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल और इंसान एक दूसरे की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो ये कहते हैं कि हम अपने स्किल्स में और अपने इंटेलिजेंस में इज़ाफ़ा किसी की हेल्प के बगैर नहीं कर सकते, दूसरों की हेल्प हमें चाहिए होती है। इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा था स्कैफोल्डिंग। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है कि एक ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है इंडिपेंडेंटली किसी की मदद के बगैर और वो
मदद के साथ क्या कर सकता है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि फर्ज करें आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, लेकिन वो उसमें प्रोफिशिएंट नहीं है। उसे कलर स्कीम नहीं पता। ड्राइंग तो वो बहुत अच्छी करता है, कलरिंग भी करता है। उसको पॉलिश करने के लिए आप अपनी हेल्प करेंगे। आप उसको कलर स्कीम बताएंगे कि कलर्स, अगर आप कलर्स को स्ट्रेट करके कलर करेंगे तो उसका इफेक्ट कुछ और आएगा, और अगर आप कलर को लिटा के कलर करेंगे, बेंड करके उससे कलर करेंगे तो उसका इफेक्ट कुछ और आएगा। आप शेडिंग कैसे करेंगे, शेडिंग का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें आप उनको सिखाएंगे। सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर एक बच्चा है वो बहुत बोल्ड है और वो बहुत कॉन्फिडेंट होके बोलता है, तो मतलब वो स्पीच कर सकता है। अब वो जो बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, स्पीच कर सकता है, आप उसको स्टेज पे तो खड़ा कर देंगे, लेकिन आप उसकी उसमें चेंजेस पहले लेकर आएंगे। वो आपकी हेल्प के बगैर नहीं सीख सकता कि मैंने अल्फाज में रब्त कैसे पैदा करना है। आपकी हेल्प के बगैर वो ये नहीं सीख सकता कि मैंने किन अल्फाज पर जोर देना है और किन अल्फाज पर जोर नहीं देना, मेरे अल्फाज की अदायगी कैसे होगी। इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आप उसको सिखाएंगे, आप उसको जेस्चर्स सिखाएंगे, आप उसको पुर असर अंदाज में अल्फाज बोलने सिखाएंगे, फिर वो आपकी मदद के साथ कामयाब होगा, वो प्रोफिशेंट हो जाएगा। तो ये तमाम स्किल्स जो हैं ये उसके प्रॉक्सिमल्स कहलाते हैं। 21 के करीब प्रॉक्सिमल्स हैं, और स्कैफोल्डिंग है कि वो लेवल जहाँ पर आप हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको हेल्प का लेवल भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल बच्चे को इतनी ज़्यादा हेल्प करें कि आप उसके हाथ में बैसाखियाँ ही पकड़ा दें और वो आपकी हेल्प के बगैर कोई काम ही ना कर सके। उसकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल दब के रह जाएँ। ये स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट था। तीसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये अप्रोच ये बताती है कि ह्यूमन माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है, ह्यूमन ब्रेन। और उसके लिए आपको मुसलसल ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व रखना चाहिए जिससे उनका माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहे। अगर आप उसको खाली छोड़ देंगे और आप उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हो सकता है उनकी सलाहियतों को जंग लग जाए। रेलेवेंट एक्टिविटीज़ जो आप करवा सकते हैं वो ये है कि प्ले एक्टिविटीज़, प्रिटेंड प्ले, जिसमें आप रोल प्ले करवाएंगे बच्चों को। आप वो कोई ड्रामा प्ले करवा सकते हैं, या पोएम पर कोई टैब्लो करवा सकते हैं। सोशल प्ले हो सकते हैं, लोकोमोटर्स प्ले हो सकते हैं, जिसमें हमने पहले भी देखा था कि लोकोमोटर्स प्ले वो हो सकते हैं जिसमें बच्चा अपने पॉइंट से सडनली मूव करता है दूसरे पॉइंट की तरफ। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हैं, कटिंग, पेस्टिंग वगैरह, ये सब करवा सकते हैं। छोटे छोटे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर नोट करना बच्चों को बता सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री लेवल पर जो हम एक्टिविटीज़ करवाएंगे वो एक्टिविटीज़ ज़्यादातर बच्चों को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम करवाएंगे। ठीक है, उनको एक्सपेरिमेंटिंग अलाउ करेंगे कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखें। फिर हम उन, अगर वो डिस्कवरी लर्निंग की तरफ आते हैं, हम उनको इनकरेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा एक नई चीज़ लिख के लाए, एक नए अंदाज से स्टोरी लिख के लाया है, या एक नए अंदाज से एप्लीकेशन लिख के लाया है, तो आप उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, आप उसको इनकरेज करेंगे। क्योंकि अगर आप उसको डिस्करेज कर देंगे तो उसकी वो एबिलिटीज जो है वो रुक जाएंगी। वो फिर लकीर का फकीर या फिर रट्टूबाज तोता ही बनेगा। वो खुद से कंटेंट मेकिंग, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग और कंटेंट डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएगा। रीडिंग विद चिल्ड्रन, इसमें आप दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकते हैं। या तो बच्चों को लाइब्रेरी में रीडिंग का अलग से टाइम दें, या फिर दूसरी एक्टिविटी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप क्लास में एक स्टोरी और रखेंगे जिसमें आप बच्चों को स्टोरी पढ़कर सुनाएंगे और बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।